वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू नालंदा अकेडमी। मैं संदीप गुप्ता नालंदा अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अगला कमीशन, जिसे है ह्यूमन राइट्स कमीशन या फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बोलते हैं। आज हम इसके बारे में जानेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी मैं आपको इसी में प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हमारा आज का पहला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई थी। आपके ऑप्शन है 10 दिसंबर 1948, 10 नवंबर 1948, 11 दिसंबर 1948 या 11 दिसंबर 1948 या फिर 11 नवंबर 1948। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ए, 10 दिसंबर 1948, यानी कि 10 दिसंबर 1948 के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी। इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। और दोस्तों यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे दोस्तों मिस ना होने पाए। तो चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण की आयोग की गठन कब किया गया था। ठीक है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण आयोग का गठन किस दिन या कब किया गया था। आपके ऑप्शन क्या क्या हैं। आपके ऑप्शन है 12 अक्टूबर 1992, 12 अक्टूबर 1993, 10 अक्टूबर 1992 या 10 अक्टूबर 1993। ये अक्टूबर हिंदी में भी है दोस्तों, हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, वो गलती से इंग्लिश में हो गया है। तो आपके ऑप्शन क्या होंगे इसमें सही। तो आपका इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों बी, 12 अक्टूबर 1993। क्या है दोस्तों, 12 अक्टूबर 1993। तो आपका सही ऑप्शन क्या है इसमें, 12 अक्टूबर 1993। दोस्तों ये वो दिन है जिस दिन मानवाधिकार संरक्षण आयोग का जो अध्यादेश था वो राष्ट्रपति द्वारा जारी कर दिया गया था। ठीक है, इस दिन राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण के संबंध में एक अध्यादेश या एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया था। इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद इसका एक बिल आया और उस बिल को दोनों सदनों से पास किया गया। दोनों सदनों से वो पास हुआ बिल, और दोनों सदनों से पास होने के बाद 8 जनवरी, ठीक है, 8 जनवरी 1994, 8 जनवरी 1994 को उसे राष्ट्रपति की सहमति मिल गई। ठीक है, 8 जनवरी 1994 को उसे राष्ट्रपति की सहमति मिल गई और इसके साथ ही वो पूरे भारत में एक साथ लागू हो गया। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लागू इस दिन से हो गया था क्योंकि इसे राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा इसे जारी कर दिया गया था, इसे लागू कर दिया गया था। बाद में फिर ये बिल दोनों सदनों में आता है, दोनों सदनों से इसे पास किया जाता है और 8 जनवरी 1994 को फाइनली उसे राष्ट्रपति की भी अनुमति या परमिशन मिल जाती है और ये पूरे देश में लागू हो जाता है। तो इस प्रकार आपका इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं। आपके ऑप्शन है 4, 5, 3, 4 या 5 या फिर 6। तो इसको सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है 6, यानी टोटल 6 सदस्य होते हैं जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, टोटल कितने सदस्य होते हैं, टोटल 6 सदस्य होते हैं जिसमें से एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, जिसका अध्यक्ष होता है दोस्तों, उस आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का कोई भी सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही होगा। ठीक है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी रिटायर्ड, और सीजेआई ही उसका होगा। कौन होगा, रिटायर्ड सीजेआई ही इसका, रिटायर्ड सीजेआई ही इसका क्या होगा, तो इसका अध्यक्ष होगा। रिटायर्ड सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन जो रिटायर्ड हो चुका हो वही इसका अध्यक्ष बनेगा। इसके बाद फिर क्या होता है कि सीजीआई या फिर कोई उच्चतम न्यायालय का अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है, लेकिन प्रायोरिटी किसको मिलती है, सीजीआई को ही। इसके बाद फिर इसके सदस्य कौन कौन होते हैं, तो एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा, एक उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होगा। इसके अलावा 3 ऐसे सदस्य होंगे जिन्हें मानवाधिकार आयोग के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो, अच्छा खासा ज्ञान हो। ठीक है, तो कौन कौन हो गए, एक सदस्य हो गया उच्चतम न्यायालय से, एक सदस्य हो गया हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय से, और 3 सदस्य ऐसे हो गए जिन्हें मानवाधिकारों का, जिन्हें ह्यूमन राइट्स का अच्छा खासा नॉलेज हो, अच्छा खासा ज्ञान या अनुभव हो। तो अध्यक्ष हो गया और 5 सदस्य ये हो गए, 3, 4, 5। ठीक है, ये 3, 2 और 3, 2, 5। तो ऐसे कुल मिला के 6 सदस्य इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है। आपके ऑप्शन संवैधानिक तो नहीं है दोस्तों, ये संवैधानिक नहीं है, क्योंकि संवैधानिक होता तो इसे संविधान में, जब संविधान का निर्माण हुआ तभी जगह दे दी जाती, लेकिन जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ तब संविधान में मानवाधिकार आयोग को जगह नहीं दी गई थी, तब इसमें ये बात नहीं की गई थी इसके बारे में, तो ये संवैधानिक तो नहीं हुआ। कार्यकारी भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये कार्यकारी इसलिए नहीं क्योंकि ये
जो हमारी कार्यपालिका है, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है ना, उसने अपने हिसाब से नहीं बनाया, ठीक है, उसने अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से नहीं बनाया है। इसको संविधान द्वारा बिल पास करके दोनों सदनों से उसे पास करके वोट देके फिर राष्ट्रपति की मंजूरी से बनाया गया। तो ये क्या कहलाएगा? ये सांविधिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये सांविधिक कहलाएगा या फिर स्टैट्यूटरी कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सांविधिक या स्टैट्यूटरी कहलाएगा। क्लियर? या इनमें से कोई भी नहीं गलत हो गया। ठीक है, तो आपका संवैधानिक गलत हो गया, आपका कार्यकारी गलत हो गया, आपका इनमें से कोई नहीं भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? सांविधिक। ये एक सांविधिक निकाय है दोस्तों। ठीक है, मानवाधिकार आयोग जो क्या है? एक सांविधिक निकाय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, ये दोस्तों आपको सबको मालूम ही होगा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर संसद। तो दोस्तों इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। आपका ए ऑप्शन इसमें सही है। कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अब जो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, ये अपने ही हिसाब से किसी की भी नियुक्ति नहीं कर देता है। राष्ट्रपति उसी की नियुक्ति करेगा जिसे एक समिति जो है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, उस समिति जिसका नेतृत्व कौन करते हैं? हमारे पीएम। उस समिति के रिकमेंडेशन, उसने जिसका भी नाम रिकमेंड किया होगा उसके बेस पे ही किया जाएगा। अब इसमें होता कौन कौन है? तो देखिए उस कमेटी में कौन कौन होता है। उस कमेटी में एक सदस्य तो पीएम होते हैं। ये कितने सदस्यीय कमेटी होती है? 6 सदस्यीय होती है। ठीक है, तो एक तो पीएम होते हैं हमारे देश के जो भी हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे लोकसभा के अध्यक्ष, तो लोकसभा स्पीकर हो गए। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष हो गए। राज्यसभा के उपसभापति, सभापति नहीं क्योंकि वो तो उपराष्ट्रपति हैं, तो राज्यसभा के उपसभापति हो गए। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेता। ठीक है, और केंद्रीय गृह मंत्री। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर। ठीक है, और संसद के दोनों सदनों के, राज्यसभा और लोकसभा के विपक्ष के नेता। ठीक है, अपोजिशन लीडर। ये ऐसे करके 2 ये हो गए, 3 3 4 5 और ये 6। इस प्रकार से ये 6 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। और ये जिसका नाम रिकमेंड करते हैं उसी को राष्ट्रपति क्या करते हैं? उसी को राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से उनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। क्लियर? तो ऐसे उनके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपके ऑप्शन है 5 वर्ष या 70 वर्ष। गलत है। 5 वर्ष या 65 वर्ष गलत है, क्योंकि 5 वर्ष जहाँ जाए वो तो गलत है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। इसके बाद 3 वर्ष या 65 वर्ष, ये भी गलत हो गया, क्योंकि सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है दोस्तों बी, 3 वर्ष या 70 वर्ष। इसमें से जो भी पहले हो। ठीक है, 3 वर्ष या 70 वर्ष, इसमें जो भी पहले हो उनका वो कार्यकाल का टाइम पीरियड होता है। क्यों अब इतना ज़्यादा क्यों रखा गया? ये 3 वर्ष और 70 वर्ष क्यों रखा गया? आपने सोचा क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड होने की उम्र कितनी होती है? 65 वर्ष। कितनी होती है दोस्तों? 65 वर्ष होती है। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने की उम्र कितनी होती है? 65 वर्ष। इसलिए अब क्योंकि उसके रिटायर्ड होने के बाद ही आप वहाँ पे वो बनते हैं, तो इसलिए इसकी उम्र कितनी कर दी गई है? इसकी कर दी गई है 70 वर्ष। तो आप 3 वर्ष तक या 70 वर्ष तक ही कार्य कर सकते हैं उस पद पर रह के। क्यों? क्योंकि इस टाइम में आपकी एज ही बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब आप 5 साल 7 साल कार्य करने के लायक नहीं रहते हैं उतने अच्छे से। तो इसलिए 3 वर्ष का टाइम पीरियड बहुत होता है, क्योंकि 70 साल की उम्र भी बहुत होती है काम करने के लिए, इतना मेंटली प्रेशर लेने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसका टाइम पीरियड रखा गया है 3 वर्ष या 70 वर्ष, क्योंकि यहाँ तक आप इफिशियंटली कार्य कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आप कार्य करने में उतने अच्छे तरीके से सक्षम नहीं रहते हैं, उतने अच्छे तरीके से आप समर्थ नहीं रहते उस कार्य को करने के लिए। इसलिए यहाँ पे टाइम पीरियड देखिए 3 वर्ष या 70 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो जाए वहाँ तक आपको कार्य करने को दिया जाता है। ठीक है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से किन परिस्थितियों में हटाया जा सकता है? ठीक है, उन्हें किन परिस्थितियों में हटाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है, यदि वह दिवालिया घोषित हो जाए। बिल्कुल सही है, यदि वह दिवालिया घोषित हो जाते हैं तो उन्हें हटाया जा सकता है। यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्य क्षेत्र से बाहर किसी अन्य कार्य में संलिप्त हों, ये संलिप्त लिखा है। ठीक है, तो भी हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही है, यदि वो अपने कार्यकाल के दौरान ही अपने कार्य से बाहर भी किसी अन्य क्षेत्र में संलिप्त हो तो उन्हें भी हटाया जा सकता है। बिल्कुल सही है। मानसिक या शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो। बिल्कुल सही है, यदि वो मैंने आपको बताया भी पिछले वाले क्वेश्चन में कि यदि वो किसी भी कारण से मानसिक या शारीरिक कारणों से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, कार्य करने में अक्षम है, असमर्थ है, तो भी उन्हें पद से हटाया जा सकता है। या फिर न्यायालय द्वारा उन्हें किसी भी अपराध के लिए दोषी पाया गया हो तो भी उन्हें पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार आपका सही ऑप्शन क्या हुआ? इस प्रकार आपका सही ऑप्शन हो गया दोस्तों ई, यानी कि उपरोक्त सभी, इन सभी के आधार पर जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, इसके अतिरिक्त भी अध्यक्ष तथा किसी भी सदस्य को दुराचार या फिर अक्षमता के आधार पर भी पद से हटाया जा सकता है। लेकिन
लेकिन होता क्या है कि इस स्थिति में राष्ट्रपति पहले उच्चतम न्यायालय को जांच करने के लिए सौंपता है। यदि उच्चतम न्यायालय जांच में ये चीज़ें सही पाता है जो उसके ऊपर आरोप लगाए गए थे, चाहे वो दुराचार का हो चाहे फिर अक्षमता का हो, यदि उसे सही पाती है तो वो सलाह देता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फिर उनकी सलाह पर उनको उनके पद से हटा देता है। ठीक है, तो ये भी दो आधार थे उनको पद से हटाने के। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है। ठीक है, इनके वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, बिल्कुल नहीं, आपको लग रहा होगा कि राष्ट्रपति करता है ना, लेकिन इसमें राष्ट्रपति इनके वेतन भत्ते निर्धारित नहीं करता है। ज़्यादातर हमने अभी देखा पिछले आयोग जो हम देखे जाए, फिर वो हमारे यूपीएससी हो, चाहे वो एमपीपीएससी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन हो, है ना, तो यहाँ पर राष्ट्रपति और राज्यपाल कर रहे थे, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते राष्ट्रपति निर्धारित नहीं करता है, उपराष्ट्रपति ये भी निर्धारित नहीं करता है, मुख्य न्यायाधीश ये भी निर्धारित नहीं करते, तो फिर कौन निर्धारित करेगा। इनके सदस्यों के अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते केंद्रीय सरकार जो है वो निर्धारित करती है। कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार में जो भी होगा वही निर्धारित करती है कि कितना हमें देना है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या हुआ, आपका सही ऑप्शन हुआ दोस्तों इसमें डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किन मामलों की जांच कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार किन किन मामलों की जांच कर सकता है। आपके ऑप्शन है जो घटित हुए 1 वर्ष कम, मतलब ऐसे मामले, ऐसे सभी मामले जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष से कम हो, बिल्कुल सही है। ऐसे जिन्हें 2 वर्ष हो गए हो, बिल्कुल गलत है। 5 वर्ष बिल्कुल गलत है, इनमें से कोई नहीं भी गलत हो गया। तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों की जांच कर सकता है जिनको घटित हुए 1 वर्ष या उससे कम हुआ हो। यदि उससे ज़्यादा टाइम पीरियड हो जाता है तो वह उसे फिर जांच नहीं करता या उस पर वो जांच नहीं कर सकता। ठीक है, कुल मिला के वह ऐसे ही मामलों की जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए कितने दिन हुए, मैक्सिमम से मैक्सिमम 365 दिन या उससे कम ही हुए हों, तभी वो उसकी जांच कर सकता है, अदरवाइज उसकी जांच वो नहीं कर सकता। तो आपका ए ऑप्शन इसमें दोस्तों सही है। ये आप याद रखिएगा थोड़ा सा कि आप कि राष्ट्रीय मानवाधिकार किसी भी आयोग किसी भी मामले की जांच नहीं कर सकता, बल्कि उसी मामले की जांच करता है जिससे घटित हुए 1 वर्ष से अधिक का समय ना हुआ हो या 1 वर्ष से कम का ही समय हुआ हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है। आपके ऑप्शन है मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना, बिल्कुल ये है। ठीक है, मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना स्वीकार्य है, एकदम है, तो ये तो सही हो गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन दिखाना है कौन सा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है दोस्तों नहीं है, तो हमें नहीं निकालना है। न्यायालय में लंबित किसी कार्रवाई में हस्तक्षेप करना, बिल्कुल ये भी है, ये भी वो करता है कि न्यायालय में कोई मामला लंबित है और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा तो ये उस पर हस्तक्षेप करता है और पूछता है कि आखिर इस मामले में एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ था तो इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं किया जा रहा है, ये उस पर बात करता है। किसी व्यक्ति को अपराधी पाए जाने पर मृत्युदंड देना, ये इसका कारण नहीं है दोस्तों, ये इसका कार्य नहीं है। अगला भी हम देख लेते हैं, आतंकवाद सहित उन सभी कार्यों की समीक्षा करना जिनसे मानव अधिकारों का उल्लंघन होता हो, ये भी है, उल्लंघन होता हो, यहाँ पे 1 2 बार लिख गया, ये भी सही है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हुआ दोस्तों, सी, क्योंकि हमने क्वेश्चन पूछा था नहीं है, इनमें से कौन सा कार्य उसका नहीं है, तो जो सी वाला है वो उसका कार्य नहीं है। ये ऑफिशियली जो जुडिशरी होती है, जो न्यायपालिका होती है, उसका ये कार्य है, ये मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है, ये उसके कार्य क्षेत्र में नहीं आता, ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही होगा दोस्तों, बाकी उसको जो ऑप्शन है वो उसके सही है, उसके कार्य क्षेत्र में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नहीं होता है। ठीक है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नहीं होता है। ये मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कितने सदस्य होते हैं कितने नहीं होते हैं। तो अब उसी संबंध फिर से क्वेश्चन आ गया, इसको हम देखते हैं। आपके ऑप्शन है भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, बिल्कुल होता है, क्योंकि आप क्वेश्चन फिर से पूछा सदस्य नहीं होता है, पूछा है क्या, पूछा सदस्य नहीं होता है। आपके ऑप्शन क्या है, भारत का मुख्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश, बिल्कुल होता है ये तो। उच्चतम न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीश, ये भी होता है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित जानकारी रखने वाला व्यक्ति, ये भी होता है। मैंने आपको बताया था ना कि 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य होते हैं, 5 में से एक सुप्रीम कोर्ट से, एक हाई कोर्ट से और 3 ऐसे जिनको इसका नॉलेज हो, राष्ट्रीय मानव अधिकारों का नॉलेज हो। तो आपका सही ऑप्शन क्या हुआ, सी, यानी कि ये जो है पूर्णकालिक सदस्य नहीं होता। ये सदस्य तो होता है लेकिन अल्पकालिक सदस्य होता है, पूर्णकालिक सदस्य लोग नहीं होते हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सी आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि ये तो वही है, एक सदस्य से होता है, एक सदस्य इससे होता है, 3 सदस्य इससे होते हैं, तो 5 सदस्य तो यही हो गए, और एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर्ड हो चुका हो या अन्य न्यायाधीश, तो ऐसे करके टोटल 6 सदस्य हो जाते हैं। ठीक है, जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं उसके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकार आयोग के पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, उसके अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों, इसमें आपका सही ऑप्शन है कि 6 7 8 या 9। तो उसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी, 7 सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य कितने हो गए, 6। इसके अलावा 7 और सदस्य होते हैं जो अल्पकालिक सदस्य होते हैं, जो अतिरिक्त सदस्य होते हैं, ये पूर्णकालिक नहीं होते, ये अतिरिक्त सदस्य होते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन होते हैं दोस्तों, तो देखिए जो अतिरिक्त सदस्य होते हैं इसमें क्या होता है कि कम से कम
एक बंदा कहाँ से होगा, राष्ट्रीय, एक बंदा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से होगा, एक राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग से होगा, जाति आयोग से होगा, एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से होगा, एक राष्ट्रीय महिला आयोग से होगा, ठीक है, एक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से होगा, एक राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग से होगा और एक विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रमुख आयुक्त होगा। तो कितने होगा हमारे, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 7। अब इसमें कंपल्सन ये है कि कम से कम इसमें एक महिला जरूर होनी चाहिए, कम से कम एक महिला या एक विमेन जरूर होनी चाहिए। क्लियर, ये इसका कंपल्सन है कि कम से कम इसके लिए एक महिला इसमें होनी ही चाहिए। तो आपका सही ऑप्शन क्या हुआ, आपका सही ऑप्शन हुआ दोस्तों बी, ठीक है, आपका सही ऑप्शन हुआ बी। टोटल 7 सदस्य होते हैं जो अतिरिक्त सदस्य कहलाते हैं और इनसे कम से कम एक महिला अवश्य होनी चाहिए। सारे आयोग जितने भी हैं उनसे एक एक सदस्य वहाँ पे ले लिया जाता है अल्पकालिक के लिए, अतिरिक्त के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस धारा में अध्यक्ष युवा सदस्यों के त्याग, अच्छा अध्यक्ष हुआ सदस्यों, ठीक है, ये युवा नहीं है, अध्यक्ष हुआ सदस्यों के त्यागपत्र अथवा उनको हटाए जाने संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, किस धारा में अध्यक्ष हुआ सदस्यों के त्यागपत्र अथवा उनको हटाए जाने संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? आपके ऑप्शन है धारा 3, धारा 4, धारा 5 या फिर धारा 6। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों धारा 5। ठीक है, इसमें तो कुछ समझाने लायक नहीं है। धारा 5 में कुल मिला के जो आज जैसे हम जब संविधान पढ़ते हैं तो उसमें आर्टिकल या अनुच्छेद होते हैं, वैसे ही जब संसद कोई चीज़ बनाती है तो वो धारा में डालती चीज़ों को, कितनी धारा के अंदर ये होगा, इस धारा में ये होगा, इस धारा में ये होगा। तो यहाँ पे क्या कि धारा 5 में उसके हटाए जाने के संबंधी प्रावधान दिए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कौन सी धारा में अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण किया गया है? ठीक है, सेवा शर्तों का निर्धारण किया गया है। आपके ऑप्शन है धारा 8, धारा 9, धारा 10 या फिर धारा 11। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ए, धारा 8। धारा 8 में इसके बारे में बताया गया है, अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों के बारे में वर्णन किया गया। तो आपका सही ऑप्शन है दोस्तों धारा 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन ए एस आनंद नहीं थे, अरुण कुमार मिश्रा नहीं थे, शिवराज पाटिल नहीं थे, रंगनाथ मिश्रा, जी हाँ बिल्कुल यही थे। ठीक है, कौन थे? रंगनाथ मिश्रा सबसे पहले अध्यक्ष थे किसके? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के। इनका टाइम पीरियड क्या था? तो इनका टाइम पीरियड था 1993 से 1996, 3 साल तक है ना, 1996 तक जो 3 साल का टाइम पीरियड था वो इन्होंने कंप्लीट किया था अपना। साथ में आपको बताया मैंने कि 1993 अक्टूबर में इसका गठन हो गया था अध्यादेश के द्वारा, तो वहीं से इनको अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, अब बात आती है कि वर्तमान में कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं वो हैं अरुण कुमार मिश्रा, यानी कि बी ऑप्शन जो है उसमें सही होगा। ये हमारे अरुण कुमार मिश्रा जो हैं वो हैं, और कब से बने हैं? तो ये 2021 में ही इसके अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अभी इनका 3 साल का टाइम पीरियड है और साथ में ये 29वें नंबर के अध्यक्ष हैं। दोस्तों ये भी याद रखना कि ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 29वें नंबर के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो कुल मिला के अभी कौन है करंट में? अरुण कुमार मिश्रा। कब बने? 2021 में बने। कितने नंबर के? 29वें नंबर के हैं। रंगनाथ मिश्रा जी पहले नंबर के थे। कब से कब तक थे? 1993 से लेकर 1996 तक थे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ही प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। और यदि आपको कुछ भी लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको वो भी चीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। और पुलिस का एग्जाम नज़दीक आ गया तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आपको कोई भी डाउट है आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसे ज़रूर लूँगा और आपका डाउट सॉल्व करूँगा। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं एक नए आयोग के साथ।